असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कितना दुर्भाग्य देखिए, एक डकैत बाहर से आता है, हमारे घर में डकैती करता है, हमारे महिलाओं के, हमारे घर के सब जेवरात, पैसे, सब खजाना लूटता है और कुछ साल बाद में हम पे ये जिम्मेदारी आती है कि उस डकैत का हमारा लूटा हुआ माल और उसकी सुरक्षा हमें करनी पड़े। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। देखिए, सिखों पे ये नौबत आई थी। सिखों से लूटा गया माल अंग्रेजों ने अपने पास रखा। कुछ साल बाद वही अंग्रेज वही सिखों को कह रहे हैं कि भाई अब ये माल हमारा हुआ है जो तुम्हारा था पहले, तो उसकी सुरक्षा आप करो। इसलिए मैंने कहा था परसों, कालाय तस्मै नमः। अब यही समय बनारस के प्रतिष्ठित पंडित ने, गोकुल चंद ने, अपनी वफादारी अंग्रेजों के साथ जाहिर की। इस गोकुल चंद के बारे में तो चार कहानियां प्रचलित है। एक तो कहते हैं कि बनारस के हिंदू राजा ने अपना सारा अधिकार, अपनी संपत्ति अंग्रेजों के चरणों में डाल दी थी, तो वो देख के गोकुल चंद को अपनी संपत्ति बचानी हुई थी। दूसरा, अब ये जो स्वतंत्र युद्ध में जो राष्ट्रवीर थे हमारे, अगर वो जीत जाते तो सारा प्रदेश मोमिन दारुल इस्लाम बनाते। ये भी डर गोकुल चंद को था, क्योंकि पंडितों में मोमिनों का डर गत 300 साल से इस कदर बैठ गया था कि वो अपना जलाभिषेक भी बंद दरवाजे में करते थे। और यही शायद कारण था कि उस साल यही 1857 में नाना साहब, जब वो सुअर औरंग्या ने बल प्रयोग से बनाई गई ज्ञान व्यापी थी उसको तोड़ने बनारस आए थे, तो वही मस्जिद तोड़ने के प्रयास को वहाँ के पंडितों ने ही विरोध किया था। अब उन्होंने क्या कहा, कैसे रोका, वो मैं विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। बनारस के स्वतंत्र होने में हमारे हिंदू वीरों का प्रमुख हाथ है। सारी जातियां, हिंदुओं की सारी जातियां मात्र हिंदू बन के अंग्रेजों से लड़ी। 4 जून को बनारस मुक्त हुआ और बनारस में जितने भी उस वक्त अमीर थे, जमींदार थे, सरंजामदार थे, तालुकादार थे, राजे थे, ये अशराफ, इक्तेदार, मौलवी थे, साहूकार थे और अन्य बड़े रसूखदार जितने थे ना, वो तभी भी अंग्रेजों के ही पक्ष में थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जॉन लॉरेंस ने पंजाब को हमारे समाज में फूट डाल के पंजाब तो अपना बचा लिया था, लेकिन नगरों की नगरी काशी स्वतंत्र होने के बाद में हर एक उत्तर प्रदेश का गांव, कस्बा, इसमें जो सामान्य हिंदू थे, गरीब हिंदू थे, वो उठकर संघर्ष करने लगे थे। 4 जून को शाम तक हमारे वीरों के हाथ पूरा का पूरा खजाना आ चुका था, जिसमें 7 लाख रुपए की तो सिर्फ नकदी थी। हमारे विजयी जवान फिर 4 जून की शाम को जवानपुर निकले।
अब ये खबर जवानपुर पहुंची तो 5 जून को सारे हिंदी नेटिव जितने भी स्थानिक सैनिक थे उनको मैजिस्ट्रेट क्यूरेज ने परेड ग्राउंड पे सुबह सुबह बुला दिया और वहाँ उसको उपदेश पूर्ण भाषण करना था कि भाई राजनिष्ठा कैसी होती है, आप अंग्रेजों के साथ क्यों खड़ा रहना आपको जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या कि परेड ग्राउंड पे सैनिक तो आ गए और ये क्यूपोज था, ये क्यूपोज भी स्टेज पे चढ़ गया। अब बाईं ओर उन्होंने देखा तो बाईं ओर हमारे विजय वीर वहां दाखिल होने लगे। बनारस के सिख सबसे पहले आए। अब उनको देख के हमारे जो स्थानिक सैनिक थे उनको अपरमित आनंद हुआ, नाचने लगे, झूमने लगे। सैनिक आते जा रहे थे, स्टेज पे क्यूपोज बस देखता रह गया था। उसके आजू बाजू में कुछ चंद अंग्रेजी सोजीर थे और हमारे वीर नीचे आते जा रहे थे परेड ग्राउंड पे। क्यूपोज ने देखा, क्यूपोज ने बोलना बस प्रारंभ ही किया और आगे से एक गोली करके निकली और क्यूपोज का सीना चीरते हुए उसको धड़ाम करके नीचे गिरा दिया। ऊपर उसके उनकी जब क्यूपोज बोल रहा था तो उसके बगल में कैप्टन मारा था। अब मारा दूसरे गोली का शिकार हुआ। अन्य 12 गोरे सोजीर थे, वो वहां से तुरंत भाग गए। इस तरह से जवानपुर का जेल, परेड ग्राउंड, सब सरकारी कार्यालय, वो सभी फिर हमारे वीरों के हाथ आया। वीरों ने खजाना अपने हाथ में लिया, जेल गए, जेल में सारे कैदियों को छोड़ा और उसके बाद फिर वहीं जलाने का काम शुरू कर दिया। अब दूर गांव में, जवानपुर गांव में जहां अंग्रेजी बस्ती थी, अंग्रेजी कॉलोनी थी, वहां पे पूरे जवान उस कॉलोनी में घुस गए। अंग्रेजों को स्पष्ट तौर पे उन्होंने चेताया कि भाई 2 घंटे में निकल जाओ वरना आप मार दिए जाओगे। जवानपुर के पूरे सड़कों पे भगदड़ मच गई थी। कोई स्थानिक इन अंग्रेजों की मदद के लिए तैयार नहीं खड़ा रहा। तो ये सारे जितने भी गोरे थे ना, उनके परिवार के साथ अपने पांव चलते चलते गांव से निकलने लगे। अब वहीं सड़क पे भागते हुए को घुड़सवारों ने पकड़ लिया। देखा तो वो वयोवृद्ध गोरा था जो भागने की कोशिश कर रहा था। घुड़सवारों ने टोका, पूछताछ की। पूछताछ के बाद पता चला कि भाई ये तो हमारा डिप्टी कलेक्टर है। लेकिन हमारे वीरों ने उसकी उम्र देखते हुए उसे सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया। इस पूरे 3 दिन में, यानी 3, 4 और 5 जून 1857 में 3 दिन में कोई प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में विजयी उन्माद से उद्दंडता के साथ ना सामूहिक बलात्कार हुआ, ना सामूहिक कत्ल हुआ। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी कि जान तो नहीं ले ली, लेकिन उनका जो सामान था उनके हाथ, ऐहिक जो जवाहरात थे, पैसे थे, ये सब इन्होंने लूट लिया। अब ये देखो कि बनारस से जो भागने वाले अंग्रेज थे उनकी गंगा किनारे कतारें लगी हुई थी निकल जाने के लिए। उनमें महिला थी, बच्चे थी, उन सारों की निजी संपत्ति जो थी वो हमारे नाविकों ने लूट ली और ऐसे निर्धन अंग्रेज को गंगा के बीच पानी में छोड़ के वो वहां से निकल गए। कहते हैं कि बनारस से अयोध्या सारा खजाना ले जाया गया और इतना सारा खजाना था तो कुछ वहां पे बच गया। जो बच गया वो बनारस के गरीबों में हमारे स्वतंत्र वीरों ने बांट दिया। मात्र मित्रों 7 दिनों में ये अंग्रेज की जितनी भी शासन पद्धति थी, वो जमीन की सारा पद्धति थी, न्याय था, कोर्ट था, उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी, उनके जेल के कायदे थे, उन्होंने अपॉइंट किए गए अधिकारी जितने भी वर्ग थे, ये सारी शासन व्यवस्था हमारे स्वतंत्र वीरों ने 7 दिन में ध्वस्त कर दी और वहीं पुरानी सैकड़ों साल से चली आई जो पद्धति थी उसको लागू कर दिया।
और इस 4 जून के बाद कर्नल नील ने क्या किया ये देखने लायक है। कर्नल नील ने आसपास के जितने भी लोग गांव थे वहां अपने यूरोपियन सोजिर और उसके साथ आई जो सिख टुकड़ियां थी उनको भेज दिया। अब बेचारे गांव के गरीब अधमरे, हाँ, आधा पेट सोने वाले गरीब हमारे निराश्रित जो झोपड़ी में भी रहते थे, अब ये नालायक नील ने उनको फांसी देना चालू किया, उनको काट डाला। हाँ, फांसी का हर एक प्रकार का उपयोग नील ने उनके ऊपर किया। अब भाई 35-40 किलो का, हाँ, जिसकी फसलियां दिख रही हैं उसको मार के तूने क्या क्या बड़ा काम किया। हाँ, ये कर्नल नील ने किया सिर्फ दहशत के लिए। वो उसने वही काम किया जो जेवियर ने इंक्विजिशन में गोवा में किया था 1520 में। ये नालायक पोर्तुगीज, आप ध्यान रखें मित्रों, 1520 से 1961 तक 450 साल हम पे गोवा में राज करते रहे। वो मेरे 4-5 एपिसोड है उसमें, ये दरंदी खूंखार जो दरिंदा कुत्ता था ना जेवियर, उसके अत्याचारों से वो पांचों के पांचों भरे पड़े हैं। आपको लगेगा मैं गाली दे रहा हूं, लेकिन वो आप सुनो, आपके रोंगटे खड़े होंगे। और आपका जो, जब गोवा जाओगे ना आप, तो आप दारू वहां पे नहीं पियोगे। पहले जितने भी सारस्वत ब्राह्मण है ना, उनको आप नमन करेंगे, उनके सामने दंडवत रखेंगे कि भाई 450 साल आपने जितने भी अत्याचार झेले उसके बावजूद आप हिंदू बन के खड़े हो गोवा में। आप उनको पहले नमन करोगे, आप दारू पी के बीच के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, कर्नल नील ने इतने लोगों को फांसी दी कि भाई उन्हें शायद उनकी फौज को शायद वो बोर होने लगे, तो उन्होंने बाद में नया एक ये अपनाया। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव वालों को पूरे के पूरे गांव वालों को वो बंदे बना देते, आग आग पे ढकेलते थे। अब इसी मिशन में एक शामिल अंग्रेज सोजिर था, उसने लिखा है, वी सेट अ फायर टू अ लार्ज विलेज विच वॉज फुल ऑफ देम, वी सराउंडेड देम एंड एज दे केम रशिंग आउट ऑफ द फ्लेम्स वी शॉट देम। दूसरा ने लिखा है, टुडे वी रेज 20 सच विलेजेस। भाई ये दोनों जलाने वाले यूरोपियन सोजिर ही थे, उन्होंने लिखा है ये हमारे किसी आदमी ने नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है ये कर्नल नील जो है ये अलाउद्दीन बलबन, वो हमारा सुअर औरंग्या, और ये हमारा दक्खन का एक हरा कुत्ता इस्लामी दरिंदा टीपू, उसके लाइन में ये कर्नल नील को भी बिठा देना चाहिए। इतना हरामी ये कर्नल नील था। चलो, कर्नल नील के बारे में बताऊंगा अभी, उसने और भी बड़े बड़े कांड किए हैं वहां पे। हम चलते हैं आगरा, अगला शहर। भागीरथी और कालिंदी के संगम पे बसा हजारों साल के कुंभ से पावन प्रयागराज, बनारस से मात्र 150 किलोमीटर दूर। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों से भरपूर गांव था। कलकत्ता से पंजाब तक ये जो रास्ता जाता है ना, ग्रैंड, वो उस गांव में उस रास्ते पे आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण शहर प्रयागराज। और इसलिए यही कारण था कि ये नशेड़ी स्त्री लंपट अकबर जो था, जिसने खुद को नबी बना के दीन इलाही पंथ निकाला, और उस दीन इलाही पंथ की जो आयातें हैं वो प्रयागराज के किले के दरवाजे के ऊपर इसने खुदवाई हैं। वो आप आज भी देख सकते हो, सब फारसी में है, आप देख सकते हो, वहां पे खुदाई गई है। और यही शायद वजह है कि प्रयागराज में तब से मोमिन बड़ी संख्या में वास्तव्य कर रहे थे। अब उनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, हवेलियाँ थी, किला तो खुद
ये श्रीलंपट औरंगजेब बना दिया। बहुत सारे मुगल युवराज भी यहाँ पे अय्याशी करने आते थे। मैंने आपको बताया है कि जहांगीर ने अकबर से जिहाद करके अपनी राजधानी प्रयागराज को ही बनाया था। तो इस प्रयागराज में मोमिनों के लिए भी उम्मियत और दारुल इस्लाम बनाने का उनका जो स्वप्न है वो पूरा करने के लिए हिंदुओं की मदद अपेक्षित थी, और उनको मालूम था कि ये अपूर्व मौका है 1857 का, जहां अंग्रेजी सत्ता उखाड़ के हम लोग उम्मियत और दारुल इस्लाम ला सकते हैं। और इसलिए अंग्रेजी सैनिक उखाड़ने के लिए मोमिन बड़ा आतुर था। अब दोनों पक्ष यानी हमारे राष्ट्रवीर और अंग्रेज ये दोनों जानते थे कि भाई प्रयागराज का किला जिसके हाथ में है उसके हाथ में यहाँ का विस्तीर्ण और संपन्न प्रदेश जो है वो उसके हाथ में रहेगा। लेकिन बड़े धैर्य से हमारे प्रयागराज के हिंदी सैनिक अपनी गुप्त योजना पे काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि 31 मई का जैसा संदेशा मिला, शहर पे सड़क पे एक साथ हमला करने की ये योजना थी, और वो उसके लिए धैर्यपूर्वक शांत बैठे थे। एक मित्रों रेड पैम्पलेट एक पुस्तक है, उसके लेखक ने लिखा है कि मोमीन हैव शोन दैट दे चेरिश इन देयर हार्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ देयर रिलीजन एंड दैट एज Christians they forever detest and take advantage of coming opportunity and destroying Europeans। इससे साफ है कि प्रयागराज में हिंदुओं से मोमिन 2 कदम आगे निकल के स्वातंत्र युद्ध में शामिल हुए। राष्ट्रवीरों की जितनी भी बनारस की गतिविधियां थी, उनकी योजना थी, योजना बनाने का सारा काम था, ये सब वहाँ के मोमिन ही कर रहे थे। राष्ट्रवीरों ने एक युद्ध मंडल स्थापित किया था। उस युद्ध मंडल में भी ये मोमिन, मुल्ला, मौलवी, काजी, जज, ये मुंसाफ लोग जो है वो सब गुप्त तरीके से वहाँ पे शामिल थे। लेकिन मित्रों पता नहीं इस इतने महत्वपूर्ण शहर में अंग्रेजों ने ना सोजिर अपने यूरोपियन सोजिर रखे थे, ना तोपखाना अपना तैनात किया था जिसके ऊपर एक यूरोपियन सोजिर हो। पता नहीं ये अंग्रेजों की मंशा क्या थी। चलो देखते हैं कल। वंदे मातरम।